अनीला ज़का। कहते हैं कि इंसान अपनी गलती का जज कभी नहीं बनता, लेकिन दूसरी की गलती का बेहतरीन वकील ज़रूर साबित होता है। अगर यही इंसान अपनी गलती का जज बन जाए और दूसरों की गलती का बेहतरीन वकील बन जाए तो शायद हमारे माशरे में फसादात बरपा ही ना हो। आज मैं पाकपतन शहर में आपको एक ऐसा वाक़या दिखाना जा रही हूँ जहाँ पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म बन गया कि रिश्तेदारों ने आपस में लड़ाई झगड़ा करके दो ख़ानदानों के कई अफराद मौत के घाट उतार दिए। आखिर हुआ क्या था वहाँ? वो दो ख़ानदान थे कौन और उनके दरमियान ये सब करवाने वाला असल मुजरिम था कौन? आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ भाई, क्या नाम है? रब नवाज। रब नवाज। क्यों गिरफ्तार किया गया तुम्हें? ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰੀ ਵਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। वो सारे आखने नु बाहर काट साई कर देना, आओ कर देना। किन्होंने हमला किया? उन्होंने सारों ने। फलक शेर। नाम लेके बताओ ना किसने हमला किया? फलक शेर हो जी। अच्छा। हाँ जी। ते असी सारा टब्बर बाहर निकल के बस अगू इन्हों आड़े मिन्नतां करते रहे, बस हट जाओ। वो तो ये संदरू काल कर। यानी कि तुम बाहर निकले? हाँ जी। तुमने लड़ाई देखी होते हुए? आदे घर दे विच दी गल कर रहे हैं जी। अंदर कमरे च बंद कीता। बाहर निकल के मिन्नतें करता रहा। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ, ਕੋਈ ਇੱਦੇ ਕਰ, ਕੋਈ ਐਂ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਰਾਂਦ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਤਲ ਹੋ गया। बस कत्ल हो गया है। काफी देर झगड़ा चलता रहा और तुम लोग बाहर नहीं निकले तो अपने मतलब की बात देखी, सिर्फ कौन किसको मार रहा है ये तुमने नहीं देखा और बस कत्ल हो गया। बड़ा आसान लफ्ज़ ये कहना है। तुम्हारी अपनी जमीन जायदाद के अंदर लड़ाई हो रही थी और तुमने बाहर निकल के देखा नहीं, कर भी रिश्तेदार रहे थे आपस में। सर नहीं, वो तो पैरी मेरी एक कड़ा। तुम्हारी पहली थी ना? सामने ही थे ना। दो रिश्तेदार घर लड़ रहे हो तो बंदा छुड़वाता है बीच में जाके कि बंदा दरवाजा बंद कर लेता है? इस गल दा बस एवें एक सेकंड मिनट ही होए, बस 8-9 बंदे आन, बस मिनट सेकंड दी गल है। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने अली इशफाक को छुपाया। हाँ जी, मेरा कसूर इतना है, सिर्फ इतना है। नाज़रीन, कुछ हकीकत भी ऐसी ही है कि ये इनका रिश्तेदार है, इसके डेरे या इसका जो घर था या जो हवेली थी या जो इसकी जगह थी वहाँ पर अली इशफाक जाता है। अली इशफाक को ढूंढते हुए इसके चचा ताया की औलादें जो हैं, जो कि रिश्तेदार चचा ताया लगते हैं, उनकी औलादें वहाँ पहुँचती हैं। ये शख्स इसलिए छुपा लेता है कि उनके हाथ में डंडे हैं, वो कहीं अली इशफाक को मारे ना। अब अली इशफाक को क्यों मारना चाहते थे? उसकी वजह भी ये है कि अली इशफाक का उनके, जो कि अभी तक चीज़ें सामने खुली नहीं है पूरी तरह, लेकिन जो अभी तक सामने स्टोरी आ रही है वो इसी तरह है कि बकौल उनके कि अली इशफाक का उनकी बेटी के साथ, घर की लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था और अली इशफाक ने उसे घर से भगा लिया था। और जब पूरे गांव में ये बात फैली थी तो वो लड़की सुबह 9 बजे की भागी, रात 12 बजे अपने घर वापस चली गई। अली ने उसे वापस भेज दिया, यानी कि पूरे गांव में, दूसरे लफ्ज़ों में, उनकी नाक कट गई कि उनकी बच्ची को शरीक बिरादरी के लोगों ने भगाया और फिर वापस छोड़ दिया। इस पूरे वाक़े का जो मुअज्जब है वो इरम शहजादी नामी लड़की और ये अली इशफाक है, जहाँ से ये वाक़या गर्म हुआ और इसमें कई जानें चली गई। अब मैं अली इशफाक की तरफ जाऊँगी और इसके मुँह से आपको सारी कहानी सुनवाऊँगी कि ये अब क्या क्या एडमिट करता है, क्योंकि जब इंसान पकड़ा जाता है तो अपनी बिरादरी की लान तान से बचने के लिए, दुनियावी तौर पर रुसवाई से बचने के लिए, कानून के शिकंजे से बचने के लिए बहुत कुछ छुपाता भी है और शायद ये भी छुपाए, लेकिन चीज़ें सामने खुल के आ जाएंगी, जो कि मैं भी अपने प्रोग्राम में आपको दिखाऊँ। हाँ भाई अली, तुम हो वो शख्स जिसकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ा? हाँ जी, मेरे पे इल्ज़ाम लगा, उन लोगों ने निज़ाम लगाया कि उनने कहा ये भी है। इरम शहजादी की उम्र क्या है?
उम्र शहजादी की इरम शहजादी इरम शहजादी की उम्र और गालबन 14-15 साल, नाबालिग है यानी। और तुम्हारी? हमारी है 18 साल। इरम शहजादी के घर तुम जाके रहते रहे हो पहले? नहीं, आना जाना था? आना जाना उधर मेरा भाई करना हुआ था, करीब में था, उधर मैं जाता था। भाई के घर जाते थे? भाई के जाता। इरम से पहले भी सलाम दुआ हुई थी? नहीं, तुम्हें कई लोगों ने देखा इरम से बात करते हुए? जिंदगी भर नहीं हुई, एक बार तो पैदा बात है ना, मेरी जिंदगी भर उससे कोई बात नहीं। सामने कभी बात, हंसी मजाक कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्यों पूरी दुनिया चीख के कह रही है कि इरम के साथ तुम्हारा नाजायज ताल्लुक था? इस वजह से ताल्लुक बनाया जा रहा है कि वो भगा के जो ले गया था उससे बनाते थे ना, तो वो उससे लेता नहीं था। हो सकता है वो कोई और तुम ही हो और अब तुम बचने के लिए सब कह रहे हो। साहब मैं जो कह रहा ना, मैं कुरान मजीद से हाथ रख के यही बात करूँगा, जो बात है मैं वही कर। ये सारे मामले में उस पाक किताब का जिक्र मत करो। मैं जो बात कर रहा क्योंकि हूँ, इंसान अपने बचने के लिए झूठ पर भी मेरे चाचा की भी जान कसम चलेगी, खा मेरे जाता है। दादा जान की भी चलेगी। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा इतना नुकसान हुआ है कि मैं अंदर से दुख भरा हूँ। कहते हैं ना कि पकड़े जाने के बाद मुल्जिम यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मगर शाहिद भी किसी चीज का नाम है। कोई लाख इनकार करे, इसे बिलाखिर अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ता है। इतनी जाने जाने के बाद तुम्हारे सर से मोहब्बत का भूत अब उतर गया हो कि तुम्हारी वजह से इतनी जाने गई हैं। अब तुम एडमिट करोगे तो उल्टा तुम्हारी नमोशी है। मैं अपने चाचा को बर्बाद नहीं करना चाहता था, मेरा उससे कोई ताल्लुक लड़की नहीं। तुम्हारा नाम क्यों लेगी? वो उसको समझाया गया, उनका जो फैमिली वाले हैं ना, उनने उसको समझाया भी इधर से हमारा तुम पलट जाओ ना तो तुम्हारा उधर से रिश्ता हो जाएगा। इस वजह से उनने इधर बोला है कि मैं इससे मोहब्बत करता तुम अब शादी कर लोगे इरम शहजादी से? हूं। मेरा माँ बाप कहता था क्या, तो हो भी जाता। जो कहना सोच समझ के कहना। साहब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मेरी आदत है, मैं हर चीज सबूत के साथ सामने रखती हूँ। सर मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये आखिरत वाले दिन भी यही हो। यानी कि सारे वाक़े का असल मौजब है ये अली इशफाक, और ये कहता है कि जी साहब वहां वकुए पे गए थे, जाए वकुआ से इन्होंने सारी बात पूछी। आप इनसे पूछ लीजिए, तो मैं एसएचओ साहब से पूछ लेती हूँ कि इन्होंने क्या इंटरोगेट किया। आजम साहब, ये इस वक्त तो हर चीज से डिनाई कर रहा है कि जी मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था, मेरे पे इल्जाम है, और आपको बीच में अपना एविडेंस के तौर पे विटनेस बना रहा है कि जी आप मौके से पूछगछ करके आए हैं। हकीकत क्या है? हमने जो बेसिक इंक्वायरी की और लोगों से पूछा जो गिरदोनवा के लोग हैं। वकुआ हमारे इलाके का वो नहीं है, थाना कमीर का है, वो 115 नॉयल थाना कमीर के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वहाँ पे लोग तो ये कह रहे हैं कि इसका उस इरम शहजादी के साथ लव अफेयर था, इसका रिलेशनशिप था उसके साथ, करीबी रिश्तेदार थे और एक जगह रहते थे। इसी वजह से इनके दरमियान वो कुर्बत पैदा हो गई, तो उस वजह से इनके दरमियान जो। और कितने अरसे से ये मामला चल रहा था? ये कोई अरसा 3-4 माह से 3-4 माह से चल रहा था। यानी कि आपकी इंटेरोगेशन के मुताबिक या जो कुछ भी आपने अभी तक सुना, लोगों से पूछा, उसके मुताबिक इनका कोई ना कोई ताल्लुक था। जी जी। हाँ भाई, तुमने कहा था साहब से पूछ लेना, साहब से तो पूछ लिया, तो तुम तो गिल्टी हो इस मामले में। यानी कि सारे फसाद की जड़ हो तुमने उनकी लड़की भगाई, उनके ऊपर एक पहले तुमने वैसे ही उनको कहीं सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ा। शरीक तुम्हारे वो बिरादरी के लोग थे, फिर 2 फैमिलीज, एक शख्स ने जिसने तुम्हें पनाह दी, छुपाया, वो आज तुम्हारी वजह से जद में है। एक जिनकी तुमने लड़की भगाई, उनपे पहले एक जुल्म, फिर अब उनके तुम्हारी वजह से उस फैमिली के लोग मर गए, वो जुल्म, और फिर तुम्हारे अपने घर के लोग जो तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आए, वो भी जान गंवा बैठे। तो असल में मुअज्जब तुम हो। समझ आई है बात कि नहीं? सुन रहे हैं। सुनने को नहीं कहा मैंने जी। याद आया कुछ? जी सब कुछ। वर्दी वालों के पास जो बात है वो बता रहे, जो मेरे पास है मैं वो बता रहा हूँ। ये ऐसा शातिर मुल्जिम है कि जैसे इसका दिमाग चल रहा है, मैं देख रही हूँ कि इसकी जुबान भी वैसी चल रही है। मेरे साथ बात थी, मैं वो बता दी। तुम्हारी तरफ तो मैं फिर भी आऊंगी, जब सच निकलेगा तो तुम्हें जरूर पूछूंगी कि तुम्हें आप कुछ याद है। फर्क शेर जब आया तब क्या हो रहा था? उस बंदे डिग वैसे कितने लोग गिरे थे? 3 लोग। हाँ जी। तुम्हारी नजर में गोली किसने मारी है? बड़े मंजूर ने जी। मंजूर ने गोली मारी है। जी। क्लाशनकोफ की गोली जिस्म से आर पार हो जाती है, हाँ जी। और वो भी इतने करीब खड़े होकर मारी हो। तो ये कौन सी गोली है जो सर पे खड़े होकर इतने करीब मारी है, जितना उनका फासला नजर आ रहा है, और वो आर पार भी नहीं हो रही है, और गोली का साइज भी एकदम छोटा हो गया है। मतलब उसमें पिस्टल की गोली चली गई है क्लाशनकोफ में, समझ नहीं आ रही। और जितना फासला गोली को मारने में टेक्निकल बुनियादों पे नजर आ रहा है,
वो साफ पता लग रहा है कि थोड़े फासले से गोली मारी हुई है। कितना कितना फासला था सबका? इथों आओ कुर्सी तक मंजूर थे मोरजा का फासला से। इतने फासले से गोली मारी और गोली आर पार नहीं हुई? हाँ, पता नहीं देखी नहीं यार पार हुई या नहीं है इस चीज। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, नहीं हुई। हाँ जी। बड़ी अच्छी कहानी गढ़ी थी, लेकिन साइंस के आगे फेल हो गए हो तुम आके। अभी भी वक्त है, सच बोल दो। ये सर मैं जो ना देखा मैं सच बोल देता। देखा नहीं, जो किया है। नहीं किया जी, और दूसरे सारे मेरे नाल से सारा ने पता। नाजरीन, ये शख्स झूठ पे झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो कड़ियां हैं वो किसी और तरफ इशारा देती हैं। ये फैमिली एक थर्ड फैमिली है। उन दो भाइयों की लड़ाई करवाने में इनका हाथ इसीलिए सामने नजर आ रहा है कि इनको आज से कुछ साल पहले रिश्ते का तनाजा था उस फैमिली के साथ। उन दो घरों में, दोनों भाइयों के घरों में जो दो बहुएं बन के गई थी, उन दोनों के नाम पर जमीन थी, जिसका इन लोगों को रंज था कि वो लोग जमीन भी ले गए और रिश्ते भी ले गए। इस वजह से इन लोगों ने उनके दरमियान बढ़ती लड़ाई को हवा दी। लड़की का मामला बना, पसंद की शादी का मामला बना, रिश्तेदारों ने हवा दी, और जब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का फायदा भरपूर तरीके से उठाया गया। और जब इन्होंने देखा कि इस लड़ाई में एक फैमिली का बंदा तो नहीं मर रहा, तो इन लोगों ने खुद से उसे गोली मारकर मार दिया और जाहिर ये किया कि जिस फैमिली ने वेपन पकड़ा हुआ था ये उसने मारा। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि क्लाशनकोव की गोली में और पिस्टल की गोली में बहुत फर्क होता है। गोली का डिस्टेंस अगर देखा जाए, जिस शख्स पे ये इल्जाम लगा रहा है उसका फासला देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क निकलता है। ये इन तमाम चीजों को शायद नहीं जानते थे क्योंकि ये अनपढ़ थे, या कहते हैं ना कि जुर्म जो करता है उसके कहीं ना कहीं छाप रह जाती है। मुजरिम जितना मर्जी होशियार हो, कातिल जितना मर्जी होशियार हो, कत्ल कभी छुपता नहीं है। ये लोग आखिरकार पुलिस के तफ्तीश में अब जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं ये ट्रेस होते जा रहे हैं, और मजीद चीजें भी अभी खुलेंगी कि और क्या क्या मामला थे। अगर ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इनकी भूल और बेवकूफी है। हाँ भाई, मुर्दा ने मैनू फोन किया था। नाम क्या है तुम्हारा? फलक शेर। और तुम लड़के वालों की तरफ से थे या लड़की वालों की तरफ से? लड़की वालों से मैं गया जमीन दे रोले दी पारूं। जमीन का क्या रौला था? वो दोवें घरां दी सांझी जमीन है 10 किले। मुर्दा ने कहा भाई मेरे 5 किले छड़ दे, मैं आधे 5 किले बहा ला। मैं ਅਸੀਂ ਟੂਬਲ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀ ਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਢਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰੋਂ ਆ ਜਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕੀ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 15 ਚ। ਕਿਉਂ? ਹਯਾ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਗਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੂਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਰੀ ਤੇ ਆ ਬੱਕੀ ਕਿਉਂ ਬੋਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। तुम वहां पे उस दिन लड़ाई का हिस्सा क्यों बने थे? तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं था। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। गए क्यों थे? ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਰੂ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तुम लोग कोई लंबरदार थे वहां के? नहीं, लंबरदार मामा है मेरा। तो मामा जाता ना, हाँ भाई। तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की? तो मेरे पितरेर हो सका, पितरे चल के उन्होंने हटकने। मतलब वो भी तो रिश्तेदार थे जिधर जा रहे थे। उन्होंने हटकन गए हैं। सीधे लफ्जों में कहो ना कि आपको हवा देने गए थे, तमाशा बनाने गए थे, शरीक बिरादरी शरीका कुटने गए थे। नहीं सर, मेरे उस टाइम जैसे लड़ाई बनी मैं बेच नहीं है, मैं आगे वाले दिन लमेना आ गया। सारे ही नहीं थे, पता नहीं वहां पे तो नहीं दूगे सारे मजर भी उत्थे बैठा है, मोरजा भी उत्थे मौके ते आ, इबरार भी आ, जैसे मैं गया उससे शायद जमान भी आ, दुआ यासीन भी उत्थे, लाल भी उत्थे। ये कह रहा है कि वहां पे सब थे, और जिस इबरार का ये जिक्र कर रहा है असल में जो अभी तक की तफ्तीश सामने आई है या जो चीजें आ रही हैं वो सरीहन इशारा दे रही हैं कि सारे मामले में इबरार और उसके बाप का काफी हाथ है। उन्हें क्या तकलीफ थी? उन्हें जमीन का मसला था, रिश्ते का तनाजा था, जो भी मामला था वो हम आपको उसके मुंह से भी सुनवाएंगे। इबरार की तरफ चल। तुम्हारा क्या नाम है? इब्रार सिंह जी। इबरार, तुम किसके बेटे हो? हाजी मलन मरदार के बेटे हो जी। अच्छा, तुम वहां पे क्या कर रहे थे? इथों अपने टूबल पर गया सी, टूबल ते ताला खोल के उथे मंजी चौकते ते बाहर बह गया। मुर्जा ने आके बह जाए थे। मुर्तजा तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? वो आगे जाना सी उसने आपके रकबे में जी। फिर वो उथे बह गया। ये फलक शेर अगे गया ढारी ले, उथे ये आपस रब नवाज ते ये बुलारो बुलारी हो गए। फाक ने आदे उधर इन्होंने फोन किया पिछे, ये उदो हामन ते मंजूर ये दोवें आ गए मोटरसाइकिल ते डंडे इन्हां दे कोल सी। सिर्फ डंडे थे? हाँ जी, पहले डंडे से हट के मैं इन्होंने आख्या पीछे हट जाओ। इन्होंने पीछे मोटरसाइकिल हटा के घर चले आए। घरों आके हथियार चौक के दोवें प्यो पुत्र नाल हामन दी बेटी। कौन सा हथियार? एक 44 से एक 12 बोर। 12 बोर क्या होती है?
वो कारतूस ही होती है जी। अच्छा, और जो 44 होती है ये? पक्की गोली पकड़ी होंगे जी। अच्छा, फिर फिर मैं उन्होंने रोकया, वो थे पीछे रोक गए सी। मुर्जा ने कहा तू अगे ना जा, मेरा रोला जांदे नाले मेरा मामला ते मैं आपे हल कर लेना, तू अगर पीछे हो जा फायर मारू। दूसरी साइड ते मैं मंजूर रोकया भी मैं तेन आख्या मेरे रकबे दे विच तू नहीं आना, तू किधरों बड़ा के आ जा, जो मर्जी कर ला, इतरांद ना पावे, तू अग्गा वग जा। वो इंज में टुरया, मैं उनके सामने अगू दी आया, उसने हवाई फायर किया, मैं नज़दीक हो के नाल झाड़ियां सी बन्ना उहदे नाल जाके बह गए। उन्हें टिकर हामन ते मुर्जा जेहड़े ने आपस में गल्लां करदे करदे एक दूसरे दे सामने आ गए। शाह जमान ते आपने जो मुर्जा सी इन्होंने हामद ਨੂੰ सोटा मारिया जी, दोवां जने एक एक सोटा, वो हामद देख पिया थले, तो मंजूर ने फायर मारिया जी, वो लग गया मुर्जा नु। यासिन पीछे आ, मंजूर के पास क्लाशनकोफ थी। हाँ जी राइफल सी, राइफल थी जी। जो फायर लगा है वो गोली है पिस्टल की जी। वो क्या कोई भूत आके मार गया वहाँ पे? नहीं सर जी, मैं तुम्हारे साथ कौन कौन था? हम अकेले होते वहाँ पे बैठे सी। और कौन था वहाँ पे? नहीं और कोई भी नहीं सी। जब ये लड़ाई हुई उस वक्त कौन कौन था वहाँ पे? पोस्ट में मगर यासिन भी आ गया, मगर मजर भी आ गया है। ये मजर पहले वहाँ पे नहीं था जब लड़ाई शुरू हुई? नहीं, वो पीछे से टूवल दे पीछे था जी। मेरा सवाल ये है कि उनके हाथ में क्लाशनकोफ थी, तो पिस्टल की गोली, छोटी गोली कहाँ से आ गई? वो क्लाशनकोफ में डलती है? नहीं तो कहाँ से आई? सर, कहाँ से आई? सर मैं की आख सकना भी इसकी थी या नहीं, मैं जो सर मैंने देखा जी, मैं वो गल कर रहा जी। तुम लोगों को रिश्ते का रंज था? वो तो जी अपना फौत हो गई सी नज़ीर दी बेटी जी। पुरानी बात होगी लेकिन था ना रंज? हाँ फिर मंगते रहे ऐसे ना देता नहीं दिया उन्होंने? हाँ जी कोई गल। रिश्ते की तुम लोगों को चाहत थी? हाँ जी तुम लोगों को रिश्ता नहीं मिला? जी। जिन दो लड़कियों का रिश्ता उन्होंने आपस में डिवाइड किया, दोनों भाइयों ने एक एक को बहू बनाया, दोनों के नाम पे जमीन थी, हाँ जी जमीन का रौला था, हाँ जी ना आपस से जमीन तुम लोगों को एक रिश्ता नहीं मिला, उधर से तुम लोगों को जमीन का रंज था, तीसरी तरफ से तुम लोगों ने लड़ाई को हवा दी, तो अल्टीमेटली तो जिम्मेदार तुम लोग हो। वो दो सगे भाई थे ना, तो उनको लड़वाने वाले जिम्मेदार तो तुम लोग हो। जो वेपन दिख नहीं रहा उसकी गोली कैसे चल गई वहाँ पे? सवाल है मेरा, जवाब दो। मौके में तुम लोग थे? सर मैंने देखी जी, मैं देखी है। तुमने नहीं देखी, फलक शेर ने नहीं देखी, किसी और ने नहीं देखी, रब नवाज ने नहीं देखी, तो मुझे बताओ वहाँ हो क्या रहा था? शाहजमान से इमरानी टोपी पहनी हुई थी किसी ने? नहीं सर, इमरान नजर नहीं आ रहे थे सारे? नहीं सर। अच्छी चाल चली है तुम लोगों ने, क्या फायदा था तुम लोगों को? सब कोई फायदा समझ तो आ रही है फायदे की? जाहिर है दो भाई आपस में एक दूसरे की लड़ाई में, वो भी मर गया वो भी मर गया, मारने के जुर्म में दोनों घरों में से जो जो बचा वो अंदर चला गया, तो जमीन भी तुम लोगों की और उनके घर की इज्जतें भी तुम लोगों की। फायदे तो नजर आते हैं। नहीं सर। तो फिर मुझे जवाब दो, वो गोली कैसे चल गई? सर पता नहीं, जो मैंने देखा सर, मैं वो। तुम क्या समझते हो कि फोरेंसिक नहीं होती किसी चीज की? नहीं जी, हो जैसे पता चल जाना है। तुम क्या समझते हो कि ये जो वर्दी पहन के तुम्हारे आसपास खड़े हैं ये सब तुम्हारी तरह ही हैं? नहीं सर। क्या समझते हो? नहीं जो सर। मैं सवाल पूछ रही हूँ, या ये जो 21 करोड़ आवाम है 22 करोड़ बेवकूफ है? नहीं सर पता एक तुम समझदार हो। सर पता चल जाना जी बिल्कुल। ये तो हुणे जिस टाइम नाल दूए शायद समा यासीन वो अपना लाल वो नाल मौजूद है, या पता ठमटा चल। फलक शेर कहाँ गया था वहाँ से? वो तो लड़ाई पवन तो पहले फलक शेर नु अपना गला मुर्जा ने भी जा तो बाबे ने लेके आवे। क्यों? लड़ाई पा जा बनी। वो अगर घर गया तो वहाँ से वो वेपन उठा के लाया, तो जो बाबा वो साथ लेके आया वो तो चलाने से रहा। 80 साल का बंदा 70-75 साल का उम्र वो नहीं चला सकता। जी। यानी तुम या फलक शेर दोनों में से कोई एक मौजब हैं उस गोली को चलाने के। मैं अपने प्रोग्राम्स के जरिए आवाम को कानून की बालादस्ती, उसके इम्प्लीमेंटेशन तरीकाकार समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे में अपने अक्सर प्रोग्राम्स में माहिर कानून को हम शामिल करते हैं। आज भी मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। उलझा हुआ केस है, सब रिश्तेदार हैं आपस में, पीछे तनाज़ा कुछ और है, इशू किसी और चीज़ का बनाया, और ऐसे में जो कत्ल होते हैं उसमें भी गोली की एंट्री एग्जिट समझ में से नहीं आ रही। आपने शायद स्टडी भी किया होगा केस। जी मैंने केस देखा है आपका। तो इसमें सिचुएशन ये है कि लड़की जो थी उसने रनअवे मैरिज करने के लिए लड़के के साथ गई, पंचायत ने उसको वापस करवा दिया, लड़की वालों को लड़की वापस करवा दी और लड़के वालों को जो है वो लड़के को वापस भेज दिया। उसके बाद हमने देखा कि इसमें लड़की का वालिद भी कत्ल हो जाता है, लड़के का वालिद और उसका चचा भी कत्ल होता है। और जो कत्ल है उसमें हमने देखा कि वे जिस तरीके से कत्ल किया गया है उसमें
और जो उसमें जो फैक्ट्स सामने आए हैं उसमें कुछ फ़र्क है। जैसे हम मेडिकल की एविडेंस देखते हैं या उनका जो बयानी ज़बान है उसमें कहा जाता है कि ये डंडों सोटों से मारा गया, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक तो पिस्टल की रिकवरी होती है, एक हमने देखा 244 राइफल जो है उसकी रिकवरी होती है और उसकी अलेज किया जाता है कि इससे फायरिंग की गई है। तो जब हम कानून की नज़र में देखेंगे तो इसमें डिफरेंस आ जाता है ऑकुलर स्टेटमेंट में और मेडिकल एविडेंस में। अदालत में क्या होता है कि ऐसी सूरत में जो है वो लेसर पनिशमेंट तो दी जाती है लेकिन कन्विक्शन ख़त्म नहीं की जाती। तो इसमें कन्विक्शन तो होगी अगर वो सक्सेसफुली अपनी प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो कोर्ट में जितने भी उनके विटनेसेस हैं वो अपनी उस स्टेटमेंट पे जो उन्होंने पुलिस के सामने दी और जो आगे कोर्ट में देंगे तो उसके ऊपर कायम रहते हैं। इवन ड्यूरिंग जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी उसमें भी वो अपने पॉइंट्स जो है हमें उनको कोर्ट में बयान कर लेते हैं। इसमें सज़ा कम होने का तो चांस है। दूसरी इसमें चीज़ हम देख रहे थे कि एक थर्ड पार्टी जो है उसने इनके दरमियान दुश्मनी को उभारा और इनको आपस में लड़ा के ये कत्ल करवाया। अगरचे उनके दरमियान जो था राजीनामा हो चुका था, राजीनामे की सूरत में लड़की जो वापस अपने पेरेंट्स के पास गई थी। इस सूरत में जो लॉ है हमारे एक तो 153 PPC है जिसमें अगर दो ग्रुपों के दरमियान पीपल के दरमियान जो भी दुश्मनी उभारेगा तो उसको भी सज़ा दी जा सकती है। तो इस एक तो ये है कि FIR में ये भी ऑफेंस जो था वो लगना चाहिए था, उसमें 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी साथ है। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो एक आनत जुर्म का भी ऑफेंस है जिसको हम PPC में अबैटमेंट कहते हैं। जिन थर्ड पार्टी ने जिसने इनको कत्ल करवाया है अगर तो उसकी नीयत थी कि ये बंदा कत्ल होना चाहिए और अपने जो भी उनके नफेरियस अज़ाइम थे उनको फुलफिल करने के लिए, तो उसमें फिर वो 109 PPC है जिसको हम उसमें वो चलान हो सकते हैं और उसमें सजा क्या होती है? सजा उसमें कत्ल की सूरत में तो वो सेम सजा है जो जुर्म की है, यानी कत्ल की सजा कत्ल की ही होगी। 109 में पूछ रही हूं। 109 में होती है सेम सजा। अदरवाइज इसकी जो 109 से 122 तक ये आनत जुराइम के जो ऑफेंसेस हैं वो प्रोवाइडेड हैं। ठीक है। क्योंकि कत्ल की सूरत में वो उधर प्रोवाइडेड तो 109 में ही वो सजा होगी। तो पाकिस्तान में अभी तक जो इसमें जो नज़ायर हैं उसमें चूँकि कत्ल की सज़ा में हम 302 A-B-C प्रोवाइडेड है। A में क़सास होगी, B में ताज़ीर के तौर पर डेथ की सज़ा लाइफ की हो सकती है और C में हम जब मिटिगेटिंग सूरत हाल हो जाए तो फिर वो 25 साल तक सज़ा देते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी बताइएगा इमरान साहब, चूँकि यहाँ पे मुझे अपनी आवाम को जैसे मैंने बताया कि मुझे अवेयरनेस देनी है, एक चीज़ पूछनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, अदालतों तक जाते हैं, केसेस अदालतों में से ज़मानतें हो जाती हैं, कातिल बाहर निकल आते हैं और आम फहम में कहा जाता है इनका वकील तगड़ा नहीं था जी, इनका वकील तगड़ा, जबकि पढ़ के दोनों लॉ आए हैं, वही किताब आए हैं। क्या वकील के तगड़े होने पर डिपेंड करता है या पुलिस की कार्रवाई पीछे से एविडेंस प्रोवाइड करने उस पर डिपेंड करता है? मेडिकल में कहीं वीकनेस रह जाती है? अल्टीमेटली सारा कुछ अदालत की उसमें जो कोर्ट में आ पड़ता है, किसकी वीकनेस पीछे से ज़्यादा होती है जिसकी वजह से केस निकल जाता है हाथ से? जब हम ज़मानत को डिस्कस करेंगे ना तो ज़मानत चूँकि जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता मीनवाइल उस अक्यूज़ को किसी की कस्टडी में रखा जाता है, या तो उसको जेल में रखेंगे जुडिशल कस्टडी में या फिर उसको हम ज़मानत पे किसी की कस्टडी में दे देंगे कि जब नहीं आप मेरा सवाल नहीं समझे कि ज़मानत हो जाती है तो लोग कहते हैं कि वीकनेस थी, वकील तगड़ा नहीं था। मैं पूछ रही हूँ ये वीकनेस पीछे से मिसल में आती है, ये वाकई वकील पे डिपेंड करता है या मेडिकल में कोई कमी बेशी रह जाती है? कहाँ से केस जो है वो लूज होता है पहले स्टेप पे? मैं वही आपको बताने जा रहा था। इसमें जो आपने क्वेश्चन किया ना कि ये ज़मानत क्यों हो जाती है तगड़े और वकील का, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ लेकोनाज होते हैं, जैसे पुलिस लेकोनाज छोड़ देती है, वो प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट नहीं होती, कड़ी से कड़ी नहीं मिलाई जाती एविडेंस की, उसका बेनिफिट उसको अक्यूज़ को हो जाता है क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज़ को ही दिया जाता है। इसके अलावा जो जब कंप्लेंट फाइल की जाती है उसमें बाज़ टाइम ये होता है कि जो कंप्लेनेंट है वो किसी की बातों में आगे बाद में भी चेंज कर लेता है, फिर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स वगैरह भी आती हैं। उस सूरत हाल में कुछ फैक्ट्स की आपस में कंट्राडिक्शन आ जाती है। जब भी कंट्राडिक्शन आएगी कोर्ट अल्टीमेटली उसका फायदा जो पुलिस को देगी। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो और ऐसा ही कसर आईओ निकाल देते हैं, आईओज के काफ़ी वो भी कर लेते हैं ऐसे मामला। इसमें तो हम देखते हैं कि पुलिस का तो बड़ा अहम रोल होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। यानी कि पहला स्टेप जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ
सी अगर पूरी चीज़ पूरे एविडेंस जाएं, कहीं पे कोई नेग्लिजेंसी ना जाए, तो ज़मानत के चांस बहुत कम होते हैं। जिसने जो क्राइम किया होता है उसके मुताबिक उसको दफ़ा लगा के उसे उसकी सज़ा दी जाती है। प्राइमा फेशी कोर्ट ने तो देखना होता है कि क्या ये कनेक्ट होता है, ऐसा कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल है इसके खिलाफ। अगर तो वो पुलिस ने कलेक्ट किया इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल तो फिर जमानत तो अल्टीमेटली रिफ्यूज ही होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने डिटेल गुफ्तगू की इस पे कि कहाँ पर वीकनेस रह जाती है और कहाँ पर लोग जो क्रिमिनल जहन के लोग होते हैं या जराइम पेशा नासिर होते हैं वो कहाँ से इसका फ़ायदा उठाते हैं। खुदारा अगर आप भी किसी ऐसे शख्स से मुतासिर हैं जो जराइम पेशा है तो अपनी वीकनेस पहले जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वहाँ से देखना शुरू कीजिए। और अगर आप कोई वकील हैं और समझ रहे हैं मेरी बात को, तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो तब भी देखिए उसे कहाँ से गाइड करना है, ताकि हम जल्द से जल्द माशरे से बुराई को ख़त्म कर सकें। इसी के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।